ये इंडियन टीम में लैक ऑफ लीडरशिप बहुत ज़्यादा है। पिछले 6-7-8 महीनों में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस फ्लोर पे आ चुकी है। मैं कह रहा हूँ, और ये हम जो बात बोल रहे हैं या फैंस जो बात बोल रहे हैं वो चुभे थोड़ी सी बात है ना। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। हम वापस आ चुके एक और प्रीव्यू वीडियो लेके। हम पहले बात किए थे पिछली बार जब ये वीडियो बना रहे थे कुवैत के मैच को लेके, इंडिया वर्सेस कुवैत। हम चाहते थे सुनील छेत्री का वो लास्ट गेम था इंडियन जर्सी में, इंडिया टीम जीते, बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गया। मैच वो ड्रॉ हो गया, जिसकी वजह से फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स के थर्ड राउंड में हमें जो जाना है वहाँ थोड़ी सी अड़चन और बढ़ गई है। अगर हम वो मुकाबला जीत जाते तो 90% हमारे पैर थर्ड राउंड में पहुंच जाते, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन अभी भी बहुत फैंस ऐसा सोच रहे होंगे इंडिया ड्रॉ कर ली तो उसके वजह से चांस ओपन नहीं होंगे। बट आपको बता दूं, कल मुकाबला था वहां पे अफगानिस्तान और कतर के बीच में, जो कि हुआ ड्रॉ। उसकी वजह से एक और अपॉर्चुनिटी, एक और विंडो खुल गई है इंडिया के लिए स्टिल क्वालिफाई करने के लिए राउंड 3 में। वो कैसे होगा, क्या होगा, क्या क्या फेवर में जाने चाहिए, क्या क्या सिचुएशन इंडिया के फेवर में जाने चाहिए, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया कुवैत के गेम के बारे में। कैसा रहा, क्या रहा, एक छोटा सा अभी दिमाग हमारा भी ठंडा हो गया है, छोटा सा उसके ऊपर रिव्यू। क्या रहा, कैसा रहा? अब ठंडा तो कुछ नहीं हुआ है। मैंने कल भी एक ट्वीट किया, जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं वो फॉलो करके जाकर देख सकते हैं कि ये इंडियन टीम में लैक ऑफ लीडरशिप बहुत ज़्यादा है। सुनील छेत्री के रिटायर होने के बाद वो लीडरशिप का जो वैक्यूम है और आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, कल भी मैच खत्म होने के बाद मिक्स जोन में जो जर्नलिस्ट है वेट करते हैं प्लेयर्स के आके बात करें। किसी भी प्लेयर ने आगे आके नहीं बढ़े कि नहीं मैं बात करते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं होता है। मैं रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने ट्वीट भी किया था। मैं एशिया कप में, पूरे एशिया कप में दोहा में था और एक मैच हुआ था जापान वर्सेस इराक, जिसमें इराक ने जापान को हराया था ग्रुप स्टेज मैच में। 2-1 का रिजल्ट था। आप यकीन नहीं मानोगे कि जापानीज प्लेयर्स एंड जापानीज वन ऑफ द बेस्ट एशियन टीम, वन ऑफ द बिगेस्ट टीम इन एशिया एंड वर्ल्ड में भी आई थिंक टॉप 10 टीमों में आती है इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज़ और टैलेंट जो उनके पास है। उनके एक एक प्लेयर ने, उनके एक एक जर्नलिस्ट से जब तक उनके सवाल नहीं खत्म है तब तक उनके कोई प्लेयर वहाँ से गया नहीं। ऐसा नहीं मुंह छुपा के चले गए, खड़े रहे, जवाब दे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार प्लेयर्स को मीडिया फ्रेंडली होना चाहिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब आप जीत के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुशी खुशी इंटरव्यू दे रहे हो जीतने के बाद, हारने के बाद भी उतना ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। और वही एक लीडरशिप की क्वालिटी जो मैं कह रहा हूँ मुझे दिख रही है इस टीम के अंदर। गुरप्रीत आए थे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने वो डिसअपॉइंटेड दिखे और उन्होंने बोला भी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, ईगोर स्टीमैच ने अब ये बात बोली कल कि अफगानिस्तान को हमें हराना चाहिए था। अगर इंडिया अफगानिस्तान को हरा देती मार्च में, अब तक इंडिया वुड हैव बीन थ्रू बाय द वे, इंडिया वुड हैव बीन थ्रू बाय नाउ। कोई आपको लास्ट मैच में जरूरत नहीं। तो वो मैं हमेशा ही बोलता है पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली इन द टी मैच, ये स्ट्रगल टू डिफीट टीम्स लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स। ये नहीं होना चाहिए। साउथ एशियन से लेवल से हम ऊपर थे, होने भी चाहिए, कंसिडरिंग हमारा जो बजट्स हैं, कंसिडरिंग हमारा सिस्टम है फुटबॉल का। और जो अगेन वही आपको दोबारा से बाइट बैक कर रहा है। अफगानिस्तान को आपको मार्च में गुवाहाटी में हराना चाहिए था, आपने हराया नहीं। अगर आप हरा देते थ्रू हो जाते। बट ये सब बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं और बार बार चीज़ें नहीं जाना चाहिए। मैच का रिव्यू देखिए कुछ है नहीं। ऑनेस्टली बोलूँगा कि अभी भी दिखता है वो जो लैक ऑफ हार्ट है कुछ प्लेयर्स का। एक अभी मैं क्लिप देख रहा था जो आखिर में आई थिंक क्रॉस किया था और 3 के बीच में बॉल गई थी। मनवीर सिंह सेंटर में 3, मैंने बोला था, मैंने और चलो मैं बात बोली भी थी, 3 स्ट्राइकर्स हैं आपका, छेत्री हैं, विक्रम छेत्री, रहीम, मनवीर। कोई भी वो जो रन मारना होता है नंबर 9 का नहीं था। आप सिर्फ नंबर 9 पहनने से आपके पीछे नंबर 9 नहीं कहलाओगे, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये प्लेयरों को भी, हम जो बात बोल रहे हैं या फैंस जो बात बोल रहे हैं, उनको चुभे थोड़ी सी बात है ना, थोड़ा सा हर्ट हो उनको, ताकि उनको लगे नहीं मुझे इनको गलत प्रूफ करना है। यही प्लेयर अगर मैं गलत प्रूफ करेंगे तो यार हम भी अपने हाथ खड़े बोलेंगे यार वी आर रॉन्ग एंड वो चीज़ होती हुई दिख नहीं रही है। बिकॉज एक चीज़ और मैं आज बोलना चाहूँगा, अब छेत्री भाई रिटायर हो गए हैं, सुनील छेत्री की फॉर्म डिप होनी चालू हुई पिछले 6-7-8 महीनों में। इंडियन टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लोर पे आ चुकी है। मैं कह रहा हूँ, और ये एक बहुत डेंजरस साइन है अभी, क्योंकि अब तक छेत्री भाई खेल रहे थे तो हमने बोला नहीं। अगर छेत्री भाई की फॉर्म देखोगे तब से गोल्स उनके आने बंद हुए हैं, तब से ये टीम स्ट्रगल करती आ रही है। और अब सुनील छेत्री सिर्फ पिच पे नहीं, एक लीडरशिप वैक्यूम भी आ गया है
जो स्टैंडर्ड वो सेट करते हैं ट्रेनिंग में वो भी आ गया है। मैं उम्मीद ये करता हूँ संदेश जिंगन टीम का पार्ट नहीं है तो अब सबसे सीनियर प्लेयर्स टीम में गुरप्रीत सिंह संधू हैं। एज अ गोलकीपर उनके लिए मुश्किल भी है क्योंकि अलग ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग पिच पे गोलकीपर्स, उनका अलग सारा रूटीन रहता है। अब आउटफील्ड प्लेयर्स में कौन है मुझे लगता है इस टीम में कि जो आके एक टीम को मोराल भी अप करे और आगे लेके जाए इस टीम को, तो वो जो लीडरशिप का वैक्यूम है, मे भी सुनील छेत्री द प्लेयर, तो क्योंकि लास्ट 6-7 महीने फॉर्म थोड़ी डीप थी तो उतना खास आपको अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी आप स्ट्रगल कर रहे हो। जो सुनील छेत्री गोल स्कोरर हुआ करते थे, हर मैच में हाफ चांसेस फिनिश कर देते थे, वो तो अब 6-7 महीने से हमें दिख रहा है। पर सुनील छेत्री द लीडर जो अब आपको मिस होते दिखेंगे तो वो है। बट आगे जाके उम्मीद करता हूँ कि जिन प्लेयर्स को हम चाहते हो अच्छा खेलें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अच्छा परफॉर्म करें। पीछे देख के कोई फ़ायदा नहीं है, आगे ही देखना चाहिए। और आगे अभी ये कतार का मैच है, ज़्यादा दिन नहीं बचे इस मैच में और एक विंडो जरूर ओपन हुई है तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या इंडिया यहाँ कर सकता है इस मैच में टू रीच द still create the history and reach the third round of the FIFA World Cup qualifiers। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोलकीपर के बारे में, जो कि पिछले मैच से पहले सवाल उठ रहे थे गुरप्रीत होंगे, विशाल केत होने चाहिए, बट जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा दिया यहाँ पे गुरप्रीत ने, क्या आप स्टिल विशाल केत को स्टार्ट करना चाहोगे? इस बड़े मैच है, मैंने ये बोला था अगर इंडिया जीत जाती तो वैसे विशाल को स्टार्ट करता इस मैच में। मैं बोलूँगा कि अब कंसीडरिंग आपके सीनियर प्लेयर है ही नहीं है आपके पास, और अगर आप गुरप्रीत को भी रेस्ट या रोटेट या ड्रॉप करते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कुवैत परफॉर्मेंस नहीं बनता, बिकॉज कतार के अगेंस्ट आपका पॉजिटिव रिजल्ट 0-0 ड्रॉ जब आया था 2021 में, गुरप्रीत वाज मैन ऑफ द मैच एंड बिग ओकेशन के प्लेयर हैं गुरप्रीत, और आई थिंक इससे बड़ा ओकेशन इस टाइम इंडियन फुटबॉल में कोई नहीं होने वाला है। नेक्स्ट एरा एक स्टार्ट हो रहा है इंडियन फुटबॉल में, और आई थिंक आपको अपने सीनियर मोस्ट प्लेयर पे ट्रस्ट, आई थिंक कैप्टन आर्मबैंड भी पहनने वाले हैं, ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा मुझे लगता है। एंड विशाल केत के लिए थोड़ा अनलक की जरूर है, बट उनके चांसेस आएंगे, अच्छे गोलकीपर है, बट आई थिंक गुरप्रीत पे इस टाइम पे कोई सवाल नहीं उठने चाहिए उनके सिलेक्शन के ऊपर। ठीक, तो गोलकीपर गुरप्रीत ही होंगे हमारे अकॉर्डिंग। तो अब आ जाते हैं इंडिया के डिफेंस पे, जो कि बड़ा ही अजीब था पिछले मैच में। निखिल पुजारी को तो शायद हमारी तरफ से बाय बाय ही है फिलहाल के लिए, और उसके बाद आ जाते हैं एक बार अनवर अली राहुल बेके का जोड़ी खेला था। क्या मेहताब और सुभाशीष बोस के लिए इस डिफेंस लाइन में जगह है? पहले तो यार मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कोचिंग स्टाफ का एक फेलियर मैं एक बताना चाहता हूँ कि 2 साल हो गए हैं, मतलब यहाँ पे यूएफसी मैच 2019 के बाद आए थे, एशिया कप के बाद आ गए थे यहाँ पे टीम में, तो लगभग उनको 5 साल हो गए हैं। और पिछले 2 सालों में एक राइट बैक हम नहीं ढूंढ पाए हैं जो निखिल पुजारी का कंपटीशन हो सके। आप ये देखो ना, निखिल पुजारी को चैलेंज करने वाला है कौन इस टीम के अंदर? वो कंटिन्यूस खेलते जा रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो गंदी हो, उनको डर नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट होंगे। डर मतलब एक होना चाहिए ना, एक कंपटीशन। हर प्लेयर को कंपटीशन चाहिए होता है यार, कि नहीं अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा कोच में चेंज कर देंगे। तो उनके साथ मुझे एक फेलियर जो एक कोचिंग स्टाफ का लगता है, हेड कोच को मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि उनको भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि एक राइट बैक नहीं ढूंढ पाए हैं पूरे के पूरे वो पिछले 2 सालों के अंदर इंडियन फुटबॉल में। जब ये तब हाल है जब ये स्ट्राइकर वाली सिचुएशन नहीं है, हर टीम इंडियन राइट बैक के साथ खेलती है। तो मैं उस चीज़ में मेरे हिसाब से अभी सबको लगेगा नहीं एक और चांस दे देते हैं, हमें जीतना है। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे की सोचनी है आपको, आई थिंक कुछ प्लेयर्स के फर्दर अहेड देखना पड़ेगा, और उसमें एक निखिल पुजारी एक प्लेयर मुझे लगते हैं, उनके मुझे कई बार बेसिक्स ही गलत लगते हैं एज अ प्लेयर। थ्रो इन लेने में वो 40-50 सेकंड लेते हैं और उसके बाद गलत थ्रो इन दे देते हैं, राइट। एक ओकेशन में जब इंडिया बैक 3 मूव करी, उन्होंने बॉल ली और बॉल लेके ड्राइव कर रहे हैं, उनको दिख रहा है उनके 3 डिफेंडर उनके कुवैत की तरफ आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पासिंग कैप्टन ड्राइविंग गेव द बॉल अवे, व्हिच कॉर्नर, पहले बॉल अवे दिया, गोल होते कॉर्नर हुआ है। तो वो बेसिक्स डिसीजन मेकिंग जो कहते हैं ना, शायद आप, मुझे लगता है कोचिंग स्टाफ को भी समझना चाहिए, आप इस लेवल पे डिसीजन मेकिंग नहीं सिखा सकते हो प्लेयर्स को, एंड मुझे ये लगता है कि अमय की फॉर्म रिसेंटली उड़ीसा से उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, इंडिया जूनियर इंटरनेशनल है लड़का, उसके बेसिक्स बुरे नहीं है और राइट बैक है नेचुरली। मुझे लगता है कि एक जो स्ट्रेट अवे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। आई थिंक अगर अमय को खिलाना चाहिए राइट बैक। हाँ, ये हो सकता है कि डेब्यूटेंट है, आप उनको इतने बड़े मैच में एकदम से उतारना चाहोगे जैसे जय गुप्ता को उतारा, फिर आप राहुल बेके को राइट बैक कर सकते हो अगर लगता है कि आप किसी और को सेंटर बैक ला सकते हो। पर मेरे हिसाब से सेंटर बैक पेयरिंग चेंज नहीं की जाती ज़्यादा। आई थिंक मेरे हिसाब से अमय को मौका देना चाहिए, टेक्निकली लड़का बेटर है, एटलीस्ट राइट बैक रोल को जानता है,
उसको पता है कि मुझे लगता है थ्रो इन तो उनको एटलीस्ट बेसिक उन्हें क्लियर होगा थ्रो इन कैसे ढंग से डालना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हम हाईलाइट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है इस लेवल पे ये बात देना कि आप थ्रो इन करते हो आप कंफ्यूज दिख रहे हो, आप 40 सेकंड ले रहे हो उसके बाद आप थ्रो इन गलत कर रहे हो। स्पेशली जिस मैच में आपको गोल मारना है, आप वो जिसको ड्राइव करना है, टाइम वेस्ट तो सामने वाली टीम कर रही है। तो ये एक एक चीज़ एंड आई थिंक निखिल पुजारी को जितने चांसेस मिले हैं रिसेंट टाइम में विदाउट एनी कंपटीशन, मुझे नहीं लगता कि इंडियन फुटबॉल में रिसेंट टाइम में कभी ऐसा हुआ है कि एक प्लेयर को कंटिन्यूस चांस दिए गए हैं और कोई आसपास दूसरा उसके आसपास को कंपटीशन भी नहीं रहा है। इवन आप याद करोगे पिछले 1.5 साल में गुरप्रीत अमिंदर को रोटेट किया गया, सुनील छेत्री को काफी, जब स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन उन्होंने रोटेट किया, चांगटे को बाहर बैठना पड़ा मार्च में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, बेस्ट इंडियन प्लेयर राइट नाउ राइट। मिडफील्ड में रोटेशंस रेगुलरली हो रहे हैं, लेफ्ट बैक में सुभाषिस बोस आकाश मिश्रा रेगुलरली रोटेट कर रहे हैं, डिफेंस में राहुल बेके संदेश जिंगन अनवर अली हमेशा कभी इंजरीज या उसके से रोटेट होते रहते हैं। बट राइट बैक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आप कभी रोटेट नहीं कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो मैं डिफेंस लाइन लगभग सेम रखूंगा, बट आई विल पुट अमय अहेड ऑफ निखिल पुजारी, दैट्स माय पर्सनल प्रेफरेंस। बाकी कोचिंग स्टाफ क्या सोचता है, कोचिंग स्टाफ के ऊपर है। मिडफील्ड की बात कर लेते हैं। थापा का हमने परफॉर्मेंस देखा कैसा था पिछले मैच में, उनसे उम्मीदें ज़्यादा थी कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, थोड़े स्टेप अप करेंगे, बट बहुत मौके पे बॉल गवाते हुए दिखे। जैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वो नहीं है। हमने प्रेडिक्ट किया था जीक्सन, सहल, थापा, बट ब्रैंडन ने जिस तरीके से स्टेप अप किया तो मैंने भी ये बोला था कि मैंने प्रीव्यू में भी बात बोली थी, लाइव जब उसमें भी ये बात बोली थी, ब्रैंडन का कल मैच स्टार्ट करना बनता था। आई थिंक वो एक सिलेक्शन है जो ईगोस टी मैच ने उनको एडमिट भी हो गया, उन्होंने 45 मिनट्स में चेंज कर दिया। क्योंकि आप ये सोचो ना, एक महीने से आप तैयारी कर रहे हो एक मैच की, और उस मैच में आप एक टीम लेके चल रहे हो, ये मेरे प्लेइंग 11 होने वाले हैं, और वो 45 मिनट्स में आपको एडमिट हो गया, यार गलती हो गई, बिल्कुल, तो आपको सहल को हटाना पड़ा। सहल से कोई गिला शिकवा नहीं है, बहुत आई थिंक अब छेत्री जा रहे थे, इंडियन फुटबॉल के फेस आने वाले वो ही हैं, बट कल के मैच में जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो ब्रैंडन ने जो दिखाया, वो आते ही उन्होंने जो बॉल डाली और वो थ्रू कर दिया रहीम अली को, वो आपको जरूरत है। और आपके मिडफील्ड में कोई नहीं है, अपूया जब नहीं है तो आपके फिर थ्रू बॉल डालने वाले, बिटवीन द लाइंस खेलने वाले जो बॉल्स है कोई है नहीं। और आई थिंक थापा थे पहले, अब थापा की फॉर्म डिप होती जा रही है। मुझे लगा था उनका सीजन अच्छा फिनिश हुआ था मोहन बगान से, क्या पता वो बढ़िया खेलें, बट नहीं। सुरेश सिंह का भी मुझे क्वेश्चन है कि उनको डाला गया था नंबर 6 के रोल में, कंसीडरिंग बहुत ज़्यादा मोबाइल प्लेयर है स्पेस कवर करने के लिए, पर उसके बावजूद मिडफील्ड में बहुत स्पेसेस दिखी हैं। और ये आप कतार के अगेंस्ट नहीं उम्मीद करो, यंग टीम है, वो इंप्रेस करना चाहेंगे अपने कोचिंग स्टाफ को, स्पेशली आफ्टर ड्रॉ अगेंस्ट अफगानिस्तान 0-0, तो इतनी स्पेस आप मिडफील्ड में दे नहीं सकते हो। मिडफील्ड थोड़ा सा उनको रिशफल मुझे लगता है करना पड़ेगा। आपको एक 6, चाहे जिक्सन की मोबिलिटी कम हो, नंबर 6 आपको वो चाहिए जो लाइन होल्ड कर सके, जो वो एक स्पेस होल्ड कर सके। नंबर 6 आपको नहीं चाहेगा कि आप जब सिंगल 6 खिला रहे हो कि वो विंग पे जा रहा है, इधर जा रहा है, उसको बीच में रहना पड़ेगा, सेंटर बैक के साथ रहना पड़ेगा, एंड आस्क अदर 2 मिडफील्डर्स टू कम एंड हेल्प हिम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर मिडफील्ड में बात करेंगे, क्या ब्रैंडन को आप नंबर 8 खिलाओगे या ब्रैंडन को नंबर 10 खिलाओगे? अगर देखो क्योंकि आप कल की टीम अगर आप देखोगे, मिडफील्ड में ऑप्शंस भी और क्या हैं। सुरेश सिंह आपके पास ऑप्शन है, अनुरोध थापा एक ऑप्शन आपके पास, नंबर 8 के रोल में ब्रैंडन एक ऑप्शन है, सहल नंबर 8 के रोल में ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप टीम देखोगे बेंच में, और मुझे लगता है और कोई मिडफील्ड ऑप्शन है भी नहीं। अगर जिक्सन खेल रहे हैं, आई थिंक मैं, क्योंकि ऑल आउट इंडिया को जाना है, ड्रॉ। अब एक और चीज एएफसी की, ये भी एक अभी तक जो हमें पता चल रहा है, दोनों मैच अलग अलग टाइम पे है, तो आप तो ड्रॉ के लिए बिल्कुल नहीं खेल सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं दूसरे मैच में क्या होने वाला है। कई बार होता है कि साथ में चल रहे हो तो आप स्कोर फॉलो कर सकते हो। आई थिंक कंसीडरिंग ब्रैंडन के अंदर वो डिसिप्लिन आ सकता है एज अ नंबर 8 खेलने वाला, मैं ब्रैंडन और सहल को साथ खिलाऊंगा, और मिडफील्ड 3 में, और जिक्सन को बेस में खिलाऊंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि टाइम फॉर इंडिया टू अनलीश देयर ऑल द टेक्निकल प्लेयर्स। फिजिकलिटी हमारे पास है नहीं वेस्ट एशियन कंट्रीज को मैच करने वाली, पेस हमारे पास है, और हमारे टेक्निकल एबिलिटीज हैं कुछ प्लेयर्स के अंदर, जो ब्रैंडन है, सहल है, इनके अंदर जो उनको मैच कर सकते हैं उन चीज़ में। सहल को बट अपनी इस लेवल पे आके, सीनियर लेवल पे आ चुके हैं वो, मोहन बगान के लिए हाईली पेड प्लेयर हैं, इन इंडिया में टॉप 10 प्लेयर्स में आएंगे अगर इंडियन प्लेयर्स की वेजेस की बात करेंगे। उनको थोड़ा टेक्टिकल अवेयरनेस मुझे थोड़ा सा कई बार लगता है कि कई बार जो प्लेयर डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे लगता है कि बहुत क्लोज खेलते हैं स्ट्राइकर के। सहल बॉल रिसीव करने आ ही नहीं रहे थे कल के मैच में। एक तो ये प्रॉब्लम ये भी है, दूसरी आई थिंक ये सहल को भी समझना पड़ेगा नंबर 10 की फॉर्मेशंस वर्ल्ड वाइड,
कोचेस कम प्रिफर कर रहे हैं नंबर 10 खेलना। अगर उनको अपने आप को रेलिवेंट रखना है लॉन्ग टर्म गेम में तो उनको इवॉल्व करना पड़ेगा उस चीज़ में। आप सिर्फ स्ट्राइकर के अगल बगल घूम के आप अपना आगे करियर नहीं चला पाओगे। आपको मिडफील्ड में डीप आना पड़ेगा। मेजॉरिटी कोचेस वर्ल्ड वाइड आप देख लो नंबर 10 फॉर्मेशन एलिमिनेट होती जा रही है। और आई थिंक इवन अब जो अभी दुनिया में बेस्ट नंबर 10 ब्रूनो फर्नांडिस है, पर उनकी इन्वॉल्वमेंट आप देखोगे मिडफील्ड में, उनको नंबर 10 आप बोलोगे नहीं, वो फ्लोटिंग 8 की तरह खेलते हैं। वही रोल शायद सहल को भी चाहिए। वर्क रेट सहल का मिसिंग है। कई बार बॉल बहुत लेट रिलीज करते हैं, विजन नहीं देख पाते हैं, पासेस नहीं डाल पाते हैं। और ये सहल से हम ये कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सहल टैलेंटेड है, हमें पता है सब कुछ कर सकता है लड़का, सब कुछ है उनके अंदर। आई थिंक वो मैं इसलिए सहल ब्रेंडन को ही साथ रखूंगा, 2 नंबर 8 की तरह खिलाऊंगा एंड दोनों को बोलूंगा देन यू हैव टू वर्क हार्ड, कम एंड हेल्प जिक्सन एज मच पॉसिबल, स्पेशली ऑन द वाइड। मैं जिक्सन को बोलूंगा आप होल्ड करिए अपनी मिडफील्ड को, आप वाइड मत जाइए डिफेंड करने के लिए, एंड लेट ब्रेंडन एंड सहल गो वाइड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, एंड ये मेरे मिडफील्ड 3 होंगे जी। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो सुनील छेत्री गए हैं तो उनके जगह शायद अगले गेम में जो कि सस्पेंडेड थे विक्रम प्रताप सिंह डायरेक्ट इन हो जाने चाहिए हमारे अकॉर्डिंग तो। आई थिंक और क्योंकि यही तो साइन हमें मिल रहे हैं कि 6 महीने से उनको प्रिपेयर कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली भी रिसेंटली नंबर 9 खेलने के लिए, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस उस पोजीशन में दिया है। गोल स्कोरिंग फॉर्म में है डोमेस्टिक फुटबॉल में। इतने कोई स्ट्राइकर जिन्होंने गोल मारे जितने विक्रम प्रताप ने पिछले 1 साल में गोल मारे हैं आपके लिए। आई थिंक विक्रम प्रताप को स्ट्रेट अवे इन होना चाहिए। और लेफ्ट विंग एडमंड, मैं लेफ्ट विंग पे एडमंड के लिए साथ जाऊंगा जितना। एंड ये टीम मैच ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली भी कि आई लीग के प्लेयर हैं, उन्होंने दिखाया है कि वो डिजर्व करते हैं यहाँ पे और फ्यूचर में इंडियन फुटबॉल का पार्ट रहने वाले हैं। टेक्निकली एज आई सेड, टेक्निकली चैलेंज करो आप कतार की यंग टीम को। एडमंड एक प्लेयर है जो टेक्निकली आप बॉल होल्ड कर सकते हैं और 1 टच पासेस खेल सकते हैं। आप देख रहे हो तो कॉम्बिनेशन उनका और ब्रेंडन का बहुत अच्छा चल रहा था मिडफील्ड में। हाँ, तो एडमंड को लेफ्ट विंग पे डालूंगा और एडमंड क्योंकि फ्लोट कर सकते हैं अप फ्रंट, वो हेल्प भी कर सकते हैं। सहल और एडमंड रोटेट कर सकते हैं, ब्रेंडन एडमंड रोटेट कर सकते हैं व्हेनेवर रिक्वायर्ड। और राइट पे आई थिंक ऑप्शन चांगते के अलावा कोई खास है नहीं, मनवीर सिंह अगले ऑप्शन होते हैं। तो आई थिंक लिस्टन का जबकि परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था, बट आई थिंक एक मैं इस तरह देख रहा हूँ कि मैं पोजीशन होल्ड करना चाहता हूँ। तो वो थोड़े से प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, जो बॉल थोड़ी लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं, सहल, ब्रेंडन, एडमंड, तो उनके प्रेफरेंस मैं दूंगा। एंड देन विक्रम एंड चांगटे को मैं विंग पर डालूंगा ताकि वो फर्दर डाउन द डीप वाले जो रन मारने बिहाइंड द डिफेंस वो रन मारते रहे। तो ये मेरी प्लेइंग 11 होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोच ये खिलाएंगे, पर मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि आपको ये अनलिस्ट करना पड़ेगा, एंड मे बी जो आपके इवन जो आपकी बैक 4 है उसमें भी आप एसिमेट्रिक फॉर्मेशन चलती हैं। आप देखोगे सिटी खेलता है फॉर्मेशन, जरूरी नहीं है आपको राइट बैक को पूरा ऊपर जाना है, आप उसको बोल दो आप मिडफील्ड में टक करो, सो दैट आपके जो फ्रंट प्लेयर को अथॉरिटी मिल जाए। आप दोनों फुल बैक में से एक को बोलो आपके आगे जाए कि जय गुप्ता आगे, क्योंकि ब्रेंडन राइट साइड पे खेलना पसंद करते हैं, उस एरिया में क्रॉसेस डालना पसंद करते हैं। तो आप ब्रेंडन अगर वहां जा रहे हैं तो लेट्स अमे को बोल दीजिए या जो भी आपका राइट बैक खेल रहा है कि आप मिडफील्ड में टक करें। और ये वर्ल्ड वाइड ये चीज़ हो रही है, टीम मैच ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं वो भी करने की। जय गुप्ता को देखा था हमने, और जय गुप्ता करते भी हैं गोवा के लिए काम। तो कोई भी एक फुल बैक आपको मिडफील्ड में टक करना है बिकॉज आप नंबर 6 के साथ खेल रहे हो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उसके बाद आपके फ्रंट 6 को या फ्रंट 4 या फ्रंट 5 प्लेयर को थोड़ी फ्रीडम मिलेगी, फिर आप जिक्सन, 2 सेंटर बैक और एक फुल बैक, पूरे आप 4 खिलाड़ी आपके डिफेंस में होंगे जो काउंटर अटैक रोकने के लिए। एंड आई थिंक वही एक बेस्ट फॉरवर्ड है बिकॉज थापा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, सुरेश ने कुछ खास करके दिखाया नहीं है, तो मिडफील्ड में ऑप्शंस बहुत कम हो जाता है आपके पास। इसके अलावा मिडफील्ड में आप देखोगे तो ऑप्शन कुछ खास है नहीं हमारे पास पोजीशन वाइज अगर बात करें। लेकिन साथ में अगर बात करें, एडमंड ने जो इम्प्रेस किया है, छोटा सा कैमियो था उनका कुवैत के खिलाफ गेम में, पूरी टीम की मोराल ऊपर करने की कोशिश की, क्राउड को थोड़ा और एनर्जेटिक बनाने की कोशिश कर रही थी। वो छोटा सा कैमियो सबके दिल में भाग गया। तो एडमंड को तो इस गेम में होना ही चाहिए। और अब हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिसके लिए ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो, और वो चीज़ है कि इंडिया स्टिल क्वालिफाई किस तरीके से कर सकती है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया को सबसे पहले जीतना होगा अपना मैच, जो कि कतर के खिलाफ। ओवर टू यू। कतर की जो टीम है, एक फिर बोलूंगा, AFC के कोई लॉजिकल फेडरेशन है नहीं। वर्ल्ड वाइड जब भी हर ग्रुप किसी भी टूर्नामेंट का या क्वालिफायर्स का लास्ट मैच होता है, लास्ट मैच जो होता है,
दोनों मैच सेम टाइम पे किक ऑफ होते हैं। यहाँ पे बड़ा अजीब सा सिचुएशन है कि उनका मैच बाद में हमारा पहले है, तो हमारे मैच में जो भी होगा सामने वाली टीम को पता होगा, तो ड्रॉ तो ऑप्शन है नहीं आपके पास, राइट। तो कंडीशन 1 सिंपल है कि इंडिया मैच जीते, इंडिया विल लाइकली गो थ्रू अनटिल अनलेस अफगानिस्तान 7 या 8 गोल मार दे, वो लॉजिकल है नहीं। तो इंडिया को अपना मैच जीतना है, पहली कंडीशन इंडिया विल गो थ्रू, क्लियर कट है यहाँ पे। सेकेंड, ये अगर इंडिया ड्रॉ करती है और अफगानिस्तान एंड कुवैत में भी ड्रॉ होता है, तब भी इंडिया विल गो थ्रू, कंसीडर इंडिया का गोल डिफरेंस बेटर है अफगानिस्तान से। और मुझे पहले लग रहा था कि हेड टू हेड काउंट होगा, क्योंकि लॉजिकली एएफसी टूर्नामेंट वो होता था, बट इस बार गोल डिफरेंस काउंट हो रहा है, मे बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। तो सिंपल है भाई, आपको मैच जीतना है, यू विल गो थ्रू। ड्रॉ करना है, फिर आपको दुआएं करनी है कि भैया आपको मंदिर जाना है, आपने जो जहाँ प्रेयर कर सकते हो वहाँ जाना है, और दुआ करनी है कि कुवैत और अफगानिस्तान का मैच भी ड्रॉ हो ही हो, क्योंकि अगर कुवैत ने भी गोल मार दिया, जीत गए तो कुवैत के भी आप 4 पॉइंट उनके 7 हो जाएंगे, उनका गोल डिफरेंस भी बेटर हो जाएगा। गोल डिफरेंस की बात नहीं, अगर इंडिया ड्रॉ कर रहा है, इंडिया के 6 पॉइंट्स होंगे, उनके 7 होंगे, गो थ्रू हो जाएंगे, बिल्कुल, राइट। तो आपके पास मुझे लगता है जीत के लिए ही जाना चाहिए। फिर थोड़ा सा सेटलमेंट, जो आप ड्रॉ एक बार हुआ था, इंडिया को ड्रॉ के लिए सेटल नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान ने ड्रॉ खेला है इस टीम के साथ, अगर अफगानिस्तान की टीम ड्रॉ खेल सकती है तो मुझे लगता है इंडियन टीम मैच जीत भी सकती है। एक यंग टीम है कतार की, वो भी पहली बार साथ में खेल रहे हैं, ऑफकोर्स एज ग्रुप टीम में साथ खेलते हुए हैं, बट आई थिंक इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं आपके लिए। इन्होंने अभी एक मिरेकल ही है आपको करना है, बट आई थिंक अगर इंडियन फुटबॉल को आगे जाना है तो आपको मैच जीतना पड़ेगा, और तभी शायद इंडियन फुटबॉल आगे की तरफ प्रोग्रेस होगा। क्योंकि सुनील छेत्री को जो फेयरवेल डिजर्व करते थे वो मिली नहीं। इमोशनल शायद ज़्यादा काफ़ी थे मैच के बाद वो, बट आई थिंक वो खुश होते अगर इंडिया मैच जीत जाती और इंडिया क्वालिफाई कर जाती। बट आई थिंक अभी भी मौका है कि छेत्री कह रहे थे कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट अभी भी हूँ, कोशिश करूँगा कि आज रिकवरी, मतलब जब मैच के दिन अगले दिन रिकवरी सेशन होगा उसमें जाऊँ, अगर कोच मुझे अलाउ करते हैं तो वो भी चाहेंगे कि इंडियन टीम आगे जाए, और उनको उनको जो हार्डवर्क किया है उन्होंने अपने लास्ट पार्ट ऑफ करियर में इस क्वालिफायर्स में वो फुलफिल, और इंडिया आगे क्वालिफाई करे। लास्ट मैच प्रेडिक्शन, कोई मैच प्रेडिक्शन पता नहीं, इस टीम के साथ कुछ गोल्स कहाँ हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने बफे लगा दिया है कि कुवैत का थोड़ा सा इजी मैच आपको दे देते, कतर अपनी नॉर्मल टीम ना उतार के एक यंग टीम उतारे, और उसके बाद आप बुफे में पहुंच तो जा रहे हो, बट आप प्लेट ढूंढते रह जा रहे हो। प्लेट क्या, आप खाना चम्मच नहीं मिल रहा, खाने के लिए मिल रहा, प्लेट में तो खाना मिल रहा है। अगर आप 1-on-1 मिस कर देंगे, आप बेसिक फ्री हेडर टारगेट पे नहीं मारेंगे, गोल्स कहाँ है, सारी बात ये है। 3 स्ट्राइकर होने के बावजूद नियर पोस्ट पे कोई नहीं है, नियर पोस्ट पे नहीं है, 6 यार्ड बॉक्स पे कोई नहीं है, जहां सेंटर फॉरवर्ड हो जीना चाहिए। कहते हैं ना सेंटर फॉरवर्ड जो होते हैं तो 6 यार्ड बॉक्स में जीते हैं। और एक और चीज नोटिस की हमने, तो बॉक्स पेनिट्रेशन कुछ किया ही नहीं, 1-on-1 कुछ टेक ऑन करके हम डायरेक्ट बॉक्स में गई नहीं। एक चांगटे का मौका बस याद आता है, उसके अलावा मेरे को तो पूरे गेम में याद आता है। जो रहीम अली ने चांसेस मिस किए, देखो रहीम अली की परफॉर्मेंस क्रिटिसाइज जरूर हो रही है, बट मैं फिर बोलूंगा रहीम अली का गोल स्कोरिंग 0, और रहीम अली का जो ओवरऑल गेम था वो 8 था, एंड ब्रेंडन को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ऐसी बॉल्स खेलने के लिए। तो आई थिंक उम्मीद यही रहेगी कि इंडिया और ज्यादा क्लियर कट चांसेस बनाए, बट मुझे मेजर डाउट जो लग रहा है गोल्स कहाँ है, गोल्स कहाँ है इस टीम के अंदर, वो कहाँ से आएंगे, कौन मारेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीच में अनिरुद्ध थापा रेगुलरली गोल मारते थे, अब वो भी फॉर्म से टोटली बाहर हैं। चांगटे मारते थे, वो भी उन्होंने अभी रिसेंटली गोल नहीं मारा है। महेश ने रिसेंटली कुछ गोल्स मारने चालू किए थे, पर वो शायद खेलेंगे नहीं खेलेंगे, डाउटफुल है। आई थिंक अब सारा सहल, ब्रेंडन, इनके ऊपर मुझे लगता है मिडफील्डर है जो गोल मारते भी हैं रेगुलरली डोमेस्टिक फुटबॉल में। विक्रम प्रताप, चांगटे, एडमंड, आइलीम गोल मारते हैं। किसी ना किसी को आज बोलना पड़ेगा नहीं यार मैं कोशिश, मतलब बिल्कुल आई एम द बॉस, ये कॉन्फिडेंस होगा पिच के सामने तो ही आप गोल मारोगे। क्योंकि जो रहीम ने फिनिश किया वो बॉस वाला फिनिश नहीं था, आप सीधे मार दिया आपने गोलकीपर के हाथ पे, वो दैट्स मोर ऑफ अ डिफेंडर फिनिश, राइट, इट्स नॉट अ स्ट्राइकर फिनिश। स्ट्राइकर्स सी द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन व्हिच फिनिश एट नीड टू डू, एंड वो बैक टू बैक 2 बार उनको रन उनको डाला गया, और दोनों बार उनका मिस करना, ज्यादा टचेस लेना, अगेन वो बेसिक चीज डिसीजन मेकिंग, कब शूट करना है, कब ड्रिबल करना है, कल बॉल एक एक्स्ट्रा टच लेना है, वो फिर से दिखता है। आई थिंक गोल कहाँ है इस बीच में, मैं यही बोलूँगा कि अगर 1-0 भी हो जाता है इंडिया के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा, क्योंकि मुझे गोल आते हुए दिख नहीं रहे कहीं से, एंड विच इज़ वेरी सैड, बट उम्मीद करता हूँ कि इंडिया एटलीस्ट 1-0 तो कर पाए, भले ओन गोल से हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो हम सबका यही चाहना होगा, और मेरे को लगता है आप भी यही चाह रहे होगे कि इंडिया 1-0 तो एटलीस्ट जीत ही जाए अपना मुकाबला, क्योंकि दूसरे के गेम पे फिर वो बैठना, आरसीबी बनना थोड़ा सा अच्छा नहीं है लेकिन जो भी होगा अपने हाथ में रखना है मुकाबला, तो कतर के खिलाफ मुकाबला जीतना होगा इंडिया को, और वो होगा 11 तारीख को 9:15 बजे से मैच है, तो हम आपको 8:30 बजे से लाइव मिल जाएंगे। वॉच अलॉन्ग के लिए जरूर जुड़ जाइएगा। एक और बार इंडिया को बैक द ब्लूज करेंगे, या अपने लड़कों को वापस एक बार बैक करेंगे। उस दिन मिलके
हम आपको मिलते हैं सीधे वॉच अलॉन्ग में। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।